हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत है। तो आज हम लोग फिर हाजिर एक नए डेली एमसीक्यूज के सीरीज़ के साथ। ठीक है, ये दूसरा डेली एमसीक्यूज सीरीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक डीसी एमीटर शंट की निम्न में से क्या आवश्यकता नहीं होती। यानी बेसिकली जैसे हम एमीटर में शंटिंग करते हैं, जो बोलते हैं पैरेलल में लगाते हैं, लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो उसके लिए क्या चीज़ें वांछनीय है या आवश्यकता तत्व नहीं है। इसके अलावा सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए, अगर पहला देखें तो इसमें लिखा है उच्च तापीय स्वचालित बल्ब, दूसरा ऑप्शन दिया है समय के साथ अपरिवर्तनीय, तीसरा लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट या अत्यधिक तापमान बढ़ोतरी के बिना ही धारा संवहन करना। ठीक है, तो देखिए हम इसमें जानते हैं कि हम कभी भी होता है तो समय के साथ कोई भी परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं चाहते, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये मैग्नीन का बना होता है। ठीक है, जो शंटिंग होती है वो मैग्नीन की होती है। तो ये क्या होता है, मैग्नीन क्या होता है, एक तरीके से हाई रेसिस्टिव होता है, जिससे क्या होता है I²R/T समय बढ़ने के साथ साथ क्या हो सकता है, इसमें हीट जनरेट हो सकता है, जिसके मान पे भी परिवर्तन आ सकता है। तो हम ये चीज़ कभी नहीं चाहते। ठीक है, तो क्या हो जाता है, समय के साथ अपरिवर्तनीय, ये तो सही चीज़ होती है। ठीक है, कि अपरिवर्तनीय सबसे अच्छी बात है। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी ताप बढ़ने के साथ उसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो ये भी चीज़ हम चाहेंगे, एकदम सही है। और ऑप्शन डी कह दिया है, अत्यधिक तापमान बढ़ोतरी के बिना ही धारा समान करना। यानी टेम्परेचर यानी करंट बढ़ता रहे और उस पर क्या हो, टेम्परेचर पे कोई प्रभाव न पड़े, टेम्परेचर बढ़े भी ना, और हमारा करंट जो मेज़र करेगा मीटर वो अच्छे से या और आसानी से सुगमतापूर्वक क्या करे, प्रभाव कराता रहे। तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मगर यहाँ पर ऑप्शन ए देखें, अगर ऑप्शन ए देखें तो यहाँ पर लिखा है उच्च तापीय स्वचालित बल्ब, यानी ताप बढ़ने के साथ साथ ये क्या हो जाए, अपने से सेल्फ स्वचालित बल्ब यानी सेल्फ खुद का एक बल्ब लगाए, जो ये हम कभी नहीं चाहते। ठीक है, जितना मीटर या जितना करंट वो ले रहा है उसी हिसाब से वो क्या करे, रीड करे। तो यहाँ पे जो है एक अनऑप्टेंड यानी अनसूटेबल ऑप्शन आएगा, वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये चीज़ हम कभी भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, उसी का स्लाइड नीचे पीछे देखिए क्या दिया हुआ है, एक डीसी शंट को उच्च तापीय स्वचालित बल्ब की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा बनाएंगे ही नहीं कि वो क्या हो जाए, उच्च ताप पर अपने ही से क्या हो जाए, स्वचालित हो जाए, बल्ब जनरेट करने लगे। अमीटर का शंट पदार्थ मैग्नीन का होता है, जो सही बात है, जो लो रेजिस्टेंस होता है, और याद रखना है पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। यह तापमान परिवर्तन पर ज़्यादा निर्भर नहीं होता है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। निम्न में से कौन इंडिकेटिंग मापन यंत्र में परिचालन बल का कार्य नहीं है। ठीक है, परिचालन बल का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD होना चाहिए, कंट्रोलिंग टॉर्क TC होना चाहिए, और एक क्या चाहता है कि सबसे अच्छे इंडिकेटिंग मापन यंत्र के क्या गुण होना चाहिए, उसमें क्या हो, TD बराबर TC हो, यानी जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उतना ही कंट्रोलिंग टॉर्क भी जनरेट होता रहे। ठीक है, मगर होता क्या है कि TD TC बराबर तो सही है, जो चीज़ हमको मेज़र करनी है वो मान लीजिए 5 एम्पियर मेज़र करना है तो वहाँ पे पहुँच जाएगा। मगर होता क्या है, वो 5 एम्पियर यानी अपने डेस्टिनेशन में पहुँच कर क्या होता है, वो फिक्स वैल्यू के इधर उधर ऐसे ऐसे कंपन करता रहता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए अब होता क्या है कि 5 एम्पियर मेज़र करना है, मगर कभी क्या होगा, 2 mm इधर आएगा, 2 mm इधर, 0.2 इधर, 0.2 इधर, 0.2 हमेशा इधर उधर करता रहता है, जिससे क्या होता है, मेजरमेंट लेने में हमको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो आसानी से क्या करता है, उसको स्थायित्व प्रदान जल्दी से कर देता है। ठीक है, तो TD यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, डैम्पिंग टॉर्क होता है, मगर ग्रेविटेशनल टॉर्क ऐसे नाम की कोई भी चीज़ इसमें नहीं होती इंडिकेटिंग मापन यंत्र में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण टॉर्क नहीं होता है, और यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए वही चीज़ बोला है, किसी विद्युत प्राकृतिक यंत्र डैम्पिंग बल आघूर्ण, कंट्रोलिंग बल आघूर्ण तथा डिफ्लेक्टिंग बल आघूर्ण का कार्य करता है। मगर TG एक तरीके से देखना चाहें, TG ग्रेविटेशनल टॉर्क नहीं होता है, किसमें, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो वोल्टेज केबल की ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी होती है, कितनी तक होती है। केबल की बात बोला है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पे खासा ध्यान देना है, इसमें केबल की बात बोला है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो केबल होता है लो वोल्टेज के लिए 1 kV के अंतर्गत आता है, यानी 1000 वोल्ट के अंदर अगर कोई भी
केबल की रेटिंग दी हुई तो वो हमारे लो वोल्टेज केबल के अंदर आती है। ठीक है, 11 kV 33 kV भी होती है, तो उसको थोड़ा ग्राफ में मतलब देख लेते हैं टेबल ग्रुप में क्या क्या कितने अंदर आती हैं, वो चीज़ें सारी चीज़ें देखते हैं। तो देखिए अगर लो वोल्टेज की बात करेगा तो 1 kV के तक आती है, अप टू 1 kV तक होता है तो लो वोल्टेज में आएगा। फिर अगर हाई वोल्टेज की बात करेंगे तो हाई वोल्टेज कितने तक होता है, 11 kV तक होता है, ये चीज़ रखना है। अगर हाई वोल्टेज बोलेगा तो 11 kV तक होता है। ठीक है, सुपर टेंशन केबल बोलेगा तो ये कितनी होती है, 33 kV तक होती है। ये चीज़ को याद रखना है, क्योंकि इससे ये जो टेबल अभी ये जो लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पक्का ही पक्का आते हैं। ठीक है, सुपर टेंशन केबल हो गया, यानी लो वोल्टेज 11 kV, लो वोल्टेज 1 kV, हाई वोल्टेज 11 kV, सुपर टेंशन 33 kV। और इसके नीचे जाएँ तो फिर आता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, तो ये कितने तक होता है, 66 kV तक होता है। ठीक है, kV तक, 66 kV तक क्या होता है, EHV 66 kV तक, EHV 66 kV तक क्या होता है हमारे EHV में आते हैं। फिर एक्स्ट्रा सुपर टेंशन की बात करें ये कितने होते हैं, 132 kV। ठीक है, 132 kV या उसके ऊपर किस में आते हैं, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, 4-5 कैटेगरी जो बची हुई है केबल की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अधिकतर पूछे भी जाते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, 1 kV यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जिसको कभी कभी 1000 वोल्ट भी लिखेगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए वही चीज़ करने की कोशिश किया है, लो वोल्टेज केबल 1000, हाई टेंशन 11 kV, सुपर हाई टेंशन या सुपर टेंशन 33 kV। ठीक है, एक्स्ट्रा हाई 66 kV, एक्स्ट्रा सुपर 132 या उससे अबव के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये 5 याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूछे जाते हैं, क्योंकि ग्रेडिंग की गई होती है, रेटिंग होती है, वो इन्हीं की कैटेगरी वाइज की जाती है। और एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये बताओ कि जो केबल बिछाते हैं वो मैक्सिमम कितने तक बिछाते हैं, तो इसका ऑप्शन कभी कभी 66 के भी सही मानना पड़ता है, मगर अब क्या हो रहा है, अब धीमे धीमे इसका भी रेंज बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, होता है क्या एक्चुअली ना कि इसे एबव करने में क्या होती है, थोड़ी लॉसेस बढ़ जाती हैं। लॉसेस मतलब क्या होता है, हमको इनिशियल कॉस्ट ट्रेंचिंग रहते हैं, जो गड्ढा उड्ढा खोदना पड़ता है, थोड़ा और डीपली करना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी की क्या होती है बेडिंग ये सब करनी पड़ती है, तो थोड़ा लॉसेस ज़्यादा हो जाती है, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो लॉसेज ये सब उसी में काउंट होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम 66 kV तक कर रहे हैं, मगर 132 kV भी अब अपने अस्तित्व में आ रहा है। ठीक है, अपने अस्तित्व में आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से क्या एक धारा चालित डिवाइस नहीं है, धारा चालित यानी करंट ऑपरेटेबल डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इस पर देखिए ऑप्शन डी देखिए, मॉसफेट क्या है हमारा, करंट ऑपरेटेबल डिवाइस नहीं है। ये क्या है, वोल्टेज ऑपरेटेबल डिवाइस है। बाकी थायरिस्टर की बात करें, जीटीओ की बात करें, ट्रैक की बात करें, सब क्या है, करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। बाकी ये मॉसफेट जो है वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। मॉसफेट बोल दें, एफईटी बोल दें, या फिर आईजीबीटी बोल दें, ये सब सारी क्या होती हैं, वोल्टेज ऑपरेटेबल डिवाइस। तो इससे यहाँ पे तो देखिए इस हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। मगर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि ये बताओ कि करंट सोर्स का एग्जांपल कौन सा है, करंट सोर्स का एग्जांपल कौन है, तो यहाँ पे मारना है बीजेटी ऑप्शन में रहेगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको टिक करना है। ठीक है, या फिर बोलेगा वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स पूछेगा। ठीक है, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स में जितने भी एफईटी या एफईटी के जितने भी टाइप होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, एफईटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, बता देते हैं यहाँ पे कि आईजीबीटी जो होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये किससे मिलकर बना होता है, बीटी, ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये मिलकर बना होता है हमारा बीजेटी से, प्लस ये मॉसफेट जो है, मॉसफेट, इससे दो चीज़ से मिलकर बना होता है, बीजेटी और मॉसफेट से मिलकर हमारा आईजीबीटी बनता है, यानी तैयार होता है। और एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक जितने भी थायरिस्टर फैमिली के हैं सबसे अधिक किस में पावर लॉस होता है,
तो सबसे अधिक पावर लॉस जो होता है IGBT में ही सबसे अधिक पावर लॉस होता है, इंसुलेटेड गियर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, IGBT में ही सबसे अधिक पावर लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन विल बी राइट है, एकदम सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मॉस्फेट एक धारा चालित डिवाइस नहीं है, इसमें गेट और चैनल के बीच सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बहुत पतली परत का प्रयोग किया जाती है जो गेट और चैनल के मध्य इंसुलेशन का कार्य करती है, अतः इसे इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए IGFET। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात का व्युत्क्रम 11 है तो सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राइमरी वाइंडिंग धारा का अनुपात क्या हो। देखिए क्या होता है, बहुत लोग ये समझते हैं क्या है, सही भी है, ठीक है, मगर अधिकतर जो होता है वो यही चलता है। बहुत लोग क्या करते हैं, के बराबर क्या हो जाता है, लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज, या कभी कभी हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज लिख देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के रूप में। ठीक है, जो सही भी है, मगर अधिकतर जो आयोग होता है, जो बुक होते हैं, जो भी न्यूमेरिकल बनता है हमारा, इसके आधार पे बनता है, हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज पे बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है वो क्या दिया है, के बराबर 11 दिया है। ठीक है, 11 दिया है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, भाग के फॉर्म में लिखते हैं, तो 11/1 लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और ये भी जानते हैं हम कि क्या होता है, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 होता है। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन, तो सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राइमरी वाइंडिंग धारा का अनुपात क्या हो। तो सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग में जो धारा है उसका अनुपात क्या है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा क्या है हमारा, अगर रेशियो से देखना चाहें तो 1 संबंध है, और I1 में क्या है हमारा 11 संबंध है। तो इसमें पूछा क्या है, I2 से I1 का, यानी I2 से I1 का पूछा हुआ है। तो I2 कितना है हमारा, I2 तो हमारा कितना था, 1 था क्योंकि नीचे था, और I1 कितना था हमारा 11 है। तो इस हिसाब से हमारा देखिए क्या है, वो 1/11 आ रहा है। तो 1/11 यहाँ पे सही ऑप्शन है। ठीक है, और ये C और D तो बकवास दिया हुआ है, आप चाहे तो पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे। 1/11 और ये 11 दिया हुआ, तो 11 तो जिसको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं होता वो 11 भी टिक करते हैं, क्योंकि फिर वो क्या करते हैं, लो वोल्टेज अपन हाई वोल्टेज करते हैं, जो कि गलत आंसर आता है, और ऑप्शन बी में टिक करके चला जाता है, गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/11 आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/11। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज़ में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।